हेलो दोस्तों, संधू वैल्यू इन्वेस्टिंग पॉडकास्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट के बारे में। हम इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं और ये तीनों स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को जानते हैं और ये जानते हैं कि इनसे हम कैसे किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और किसी भी कंपनी को समझने के लिए वो क्या काम करती है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या वो फ्यूचर में ग्रो कर सकती है या नहीं, वो हम इन तीनों से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो वो आज हम सीखेंगे इस पॉडकास्ट में, तो बने रहिए इस पॉडकास्ट के साथ। तो सबसे पहले बात आती है बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी का बहुत ही कोर डॉक्यूमेंट होता है। ये किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड का उस कंपनी की हेल्थ के बारे में जानकारी देता है, जैसे कि उस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, उस कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज़ हैं और शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है। बैलेंस शीट को बनाते समय और देखते समय एक बहुत ही कॉमन फार्मूला का यूज़ किया जाता है, जो कि इस प्रकार है: कंपनी के टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कंपनी की टोटल लायबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। मतलब किसी भी कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि उस कंपनी के पास टोटल लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है। मतलब लेफ़्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन है जिसमें कि कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं, वो राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन है लायबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, वो दोनों हमेशा बराबर रहते हैं। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो समझ लेना कि उस कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ऐसी कंपनियों से हमें दूरी बनाए रखना ही बेटर रहता है। अब बात करते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज़ और शेयर होल्डर इक्विटी के बारे में। तो मेरे बहुत सारे भाइयों को शायद ना पता हो कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती है और शेयर होल्डर इक्विटी क्या होती है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। दरअसल अगर आप फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं हो या कॉमर्स के बैकग्राउंड से नहीं हो, या अगर आप एक फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले इन्वेस्टर नहीं हो, तो आपको हो सकता है कि इन चीज़ों के बारे में जानकारी ना हो। तो आज हम उसी चीज़ों को बहुत ही सिंपल भाषा में इस पॉडकास्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है एसेट्स की। तो एसेट्स, सिंपली एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपके या कंपनी के पॉकेट में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो आपकी पॉकेट से या कंपनी की पॉकेट से पैसा निकालती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं तो उस कंपनी को चलाने के लिए, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उस कंपनी के लिए पैसा बनाने के लिए, तो आपको सबसे पहली ज़रूरत होगी कि आपके पास कोई ज़मीन हो, कोई प्रॉपर्टी हो जिस पे कि आप उस कंपनी की बिल्डिंग खड़ी करेंगे। तो वो प्रॉपर्टी, वो बिल्डिंग उस कंपनी के एसेट्स हैं। ऐसे ही उस कंपनी को चलाने के लिए आपको मशीनरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मशीनरी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो उस कंपनी के एसेट्स हो गए। तो ये सिंपल भाषा में कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आप समझ सकते हो कि एसेट्स क्या होते हैं। ऐसे ही लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो कि कंपनी की देनदारी होती है और वो कंपनी को आज नहीं तो कल देना ही है। तो इसमें कंपनी ने अगर मान लो अपना बिजनेस करने के लिए किसी बैंक से लोन लिया है, तो ये लोन उसकी लायबिलिटीज़ है। ये लोन उसको आज नहीं तो कल अपने टेन्योर, अपने पीरियड के अनुसार उसको देना ही है। अगर कंपनी का प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी उसको देना है, और उस प्रिंसिपल अमाउंट पे जो ब्याज बनता है वो भी उसको बैंक को लौटाना है अपने टेन्योर के हिसाब से, अपनी EMI के हिसाब से। इसी प्रकार जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उनके जो शेयर्स हैं, उनके जो इक्विटी पोर्शन है, वो पूरा इक्विटी पोर्शन भी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ताकि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर इक्विटी इक्वेशन को मैच अप किया जा सके। तो एसेट्स सिंपली वो चीज़ होते हैं जो कंपनी को बिजनेस करने के लिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं कंपनी के पास जो कैश है, जो हार्ड कोर कैश है कंपनी के पास, जो नोट हैं, वो बैंक नोट, कैश कंपनी का एसेट्स कहलाएगा। ऐसे ही कंपनी के पास जो इन्वेंट्री है, जो इस इन्वेंट्री के
को वो यूज करता है अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वो इन्वेंट्री कंपनी की एसेट्स कहलाएगी। या फिर अब बात करें कि जैसे अगर मान लो कि किसी को कोई नमकीन बनाना है, तो उस नमकीन बनाने के लिए उसको मसाले लगेंगे, उसको मैदा लगेगा, बेसन लगेगा, तो ये सब चीज़ें उसको पैकिंग करने के लिए प्लास्टिक्स के बैग्स लगेंगे या बॉटल्स लगेंगे। तो ये सब चीज़ें जो ज़रूरी है, ये सब की इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है। ऐसा नहीं है कि आज हम नमकीन बना रहे हैं और आज बाज़ार में जाके बेसन खरीदेंगे। तो कंपनी क्या करती है, स्टॉक में बेसन खरीद के रखती है नमकीन बनाने के लिए। तो ये जो स्टॉक पड़ा है उसके पास, ये सब उसकी इन्वेंट्री कहलाता है। और ये इन्वेंट्री भी उसका एसेट्स है, क्योंकि ये उसने पैसे खर्च करके ख़रीदी है और ये इन्वेंट्री उसको बिजनेस करने में, उसके पैसे बनाने में, उसके प्रोडक्ट्स बनाने में मदद करती है। ऐसे ही कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि अभी अपन ने समझा कि कंपनी के पास जो ज़मीन है, जो बिल्डिंग है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, वो भी उसको बिजनेस करने में मदद करती है, तो वो उसके एसेट्स कहलाते हैं। इसी प्रकार से लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो कंपनी से पैसा निकाल के दूसरे को देती है। मतलब ये कंपनी की देनदारी है जो उसे आज नहीं तो कल देना ही है। तो इसमें कंपनी का रेंट है। अगर मान लो कि कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी शॉप को रेंट पे लिया है, तो या फिर कंपनी चलाने के लिए किसी बिल्डिंग को रेंट पे लिया है, तो उसका रेंटल उसको जो देना है, उसका किराया जो उसको देना है, वो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी, उसकी देनदारी हो जाएगी। इसी प्रकार से कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भत्ता देना, उनके इनकम उनकी सैलरी देना कंपनी के वेजेस में आता है। वो ये इसी प्रकार से कंपनी चलाने के लिए हमको कुछ यूटिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी जो यूटिलिटीज़ हैं, इन सब यूटिलिटीज़ पे भी पैसा खर्च होता है कंपनी का। तो इन यूटिलिटीज़ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो पैसा खर्च होता है, वो सब भी कंपनी की लायबिलिटीज़ है। जो कि लाइट का बिल कंपनी को, लाइट बोर्ड को भरना रहता है, कंपनी के लाइट बिल्स देने पड़ते हैं, कंपनी का जो पानी ले रही है उसका पानी का बिल देना पड़ता है। इसी प्रकार जो भी यूटिलिटी कंपनी यूज करती है तो उसके बिल्स उसको पे करने रहते हैं। तो ये जो बिल्स जो कंपनी को पे करने रहते हैं, ये उसकी लायबिलिटीज़ कहलाती है। इसी प्रकार से अगर कंपनी किसी देश में काम करती है तो वो देश उस पर कुछ टैक्सेस लगाते हैं, तो ये टैक्सेस भी कंपनी को पे करने पड़ते हैं। तो ये भी उसकी एक लायबिलिटीज़ है कि अगर कंपनी उस किसी देश में अपना बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसको उस प्रॉफिट पे उसको कुछ टैक्स देने पड़ेंगे। तो ये जो टैक्सेस हैं, ये उस कंपनी की लायबिलिटीज़ है। इसी प्रकार कंपनी ने हो सकता है कि अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए कुछ लोन ले रखा हो बैंकों से। तो ये जो बैंकों से लोन लिया है, ये भी उसको आज नहीं तो कल देना ही है। तो ये उसकी लायबिलिटीज़ है। अब बात करते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी की। तो कंपनी की जो अर्निंग्स हैं, जो उसने प्राप्त की हैं, जो प्रॉफिट है, जो सब कुछ लायबिलिटीज़ देने के बाद जो बचा हुआ है, वो शेयर होल्डर्स इक्विटी कहलाता है। वो शेयर होल्डर्स का पैसा है, वो शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, तो वो शेयर होल्डर्स इक्विटी कहलाता है। तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से समझा कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होते हैं और शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होती है। और मेरे जहाँ तक मानना है आप सबको समझ में आया होगा इन तीनों चीज़ों के लिए। और ये तीनों चीज़ें ही किसी भी बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं। बैलेंस शीट सिंपल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, कंपनी के साइज़ के हिसाब से वो, पर उन सब में ये तीनों चीज़ें बहुत ही कॉमन होती हैं और बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में दिखाई जाती हैं। और अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट आपको बहुत ईजिली अंडरस्टैंड नहीं हो रही है, तो समझो कि वो कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो कंपनी का मैनेजमेंट ही हो सकता है कि बैलेंस शीट ऐसी बनाए कि इन्वेस्टर उसको समझ ना पाए। अगर उस कंपनी का बिज़नेस बहुत अच्छा है तो वो अपनी बैलेंस शीट को इतना सिंपल बनाते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है वो भी उस कंपनी की बैलेंस शीट को समझ सके। अब कुछ एसेट्स होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो दरअसल एसेट्स बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं एक गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के ज़रिए। तो सबसे पहले वो एसेट्स बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं जिनको कि कंपनी कन्वर्ट करके उसका कैश बना सकती है बहुत ही कम ड्यूरेशन पीरियड में। जैसे उसको अगर कैश की ज़रूरत है तो वो उस चीज़ को कन्वर्ट कर सकती है, उस एसेट को कन्वर्ट कर सकती है कैश में अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए।
और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको कि बहुत जल्दी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है या जिनको कन्वर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो एसेट्स सब बाद में लिखे जाते हैं और इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है। तो कुछ एसेट्स के बारे में हम जैसे जान करते हैं, तो पहला एसेट्स है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलता है। तो दरअसल ये जो कैश है ये एक लिक्विड कैश भी हो सकता है, जो आपके पास हार्डकोर मनी भी हो सकती है और बैंक में डिपॉजिट मनी भी हो सकती है। और कैश इक्विवेलेंट्स में आपके पास कुछ ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट हो सकते हैं या हार्डकोर मनी भी हो सकती है, जिसको आप बहुत जल्दी लिक्विड कर सकते हो, आप उसको कन्वर्ट करके पैसा ले सकते हो आपकी अपनी बहुत ही नियर फ्यूचर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अगला जो एसेट्स है वो आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो इसमें कंपनी के पास बहुत सारी कंपनियों की इक्विटी या डेब्ट सिक्योरिटीज़ होती हैं, जिसको कि लिक्विड मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे बेच के आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में फॉर्मेट्स में। उदाहरण के लिए जैसे अपन लोग हैं, अपन लोगों के पास भी बहुत सारी कंपनीज़ के शेयर्स होते हैं और अगर हमको ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पर्स में जो पैसे हैं, हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं, तो हम उसको इसी फॉर्मेट्स में यूज करते हैं। जो पर्स में मेरे पैसा है मैं उसको सबसे पहले यूज करूँगा। किसी भी अगर मैं ख़रीदने जा रहा हूँ 1 किलो अनार ख़रीदने जा रहा हूँ, तो अनार ख़रीदने के लिए मैं बैंक में जाके पैसा नहीं निकालूंगा, मैं सबसे पहले अपने पॉकेट में जो पैसा है, मतलब अपनी जेब पर्स में जो पैसा है, वो पैसा मान लो अनार 100 रुपये किलो है, तो मैं 100 रुपये का नोट दूंगा और अनार ख़रीद लूँगा। ऐसे ही अगर मेरे पास पर्स में पैसा नहीं है या कम है, तो फिर मैं मेरे बैंक अकाउंट का यूज करूँगा। तो मैं उसको बैंक अकाउंट के ज़रिए पेमेंट करूँगा या बैंक से पैसे निकाल के उसको दूंगा। और अगर मेरी ज़रूरत बहुत बड़ी है, अगर मेरे को किसी फ्रेंड को अर्जेंट में पैसे देने हैं या किसी हॉस्पिटल को पैसे कुछ पेमेंट करना है, या ऐसे कोई मेरी बहुत ही ज़रूरी नीड है जो मेरे को बहुत जल्दी पूरी करनी है, तो अगर हो सकता है कि मेरे पास पर्स में पैसे ना हो, बैंक अकाउंट में उतनी मनी ना हो जितनी मेरे को चाहिए, तो मैं उस केस में क्या करता हूँ, अगर मेरे पास स्टॉक्स हैं तो मैं अपने स्टॉक्स बेच सकता हूँ स्टॉक एक्सचेंज पे। तो हम जैसे जानते हैं मंडे टू फ्राइडे स्टॉक एक्सचेंजेस ओपन रहते हैं और सुबह 9 बजे खुल जाते हैं। तो जैसे स्टॉक एक्सचेंज खुलेगा मैं अपने सिक्योरिटीज़ वहाँ से बेच सकता हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से और उसको कैश के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूँ और वो सिक्योरिटीज़ का पैसा मेरे ब्रोकर के अकाउंट में आ जाएगा, वहाँ से मैं विड्रॉ करके अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ। तो ऐसे इसी प्रकार ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनको कि कंपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से बेच सकती है। डेब्ट सिक्योरिटीज़ भी होती हैं जिनको कि कंपनी लिक्विड मार्केट में बेच सकती है, मनी मार्केट में बेच सकती है और कन्वर्ट करके उसको उससे अपना ज़रूरत पूरी कर सकती है। दूसरा होता है अकाउंट्स रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल्स दरअसल वो पैसा होता है जो कि कस्टमर से आना अभी है बाकी है, मतलब जो कस्टमर से आना है कंपनी को और वो बहुत जल्दी आ जाएगा और उससे अपनी कंपनी अपनी ज़रूरत पूरी कर सकती है। अगली चीज़ आती है इन्वेंट्री। तो कंपनी के पास जो इन्वेंट्री पड़ी है वो भी कंपनी का एक एसेट्स ही होता है। दरअसल वो उससे कंपनी अपना बिजनेस करती है, अपना पैसे कमाती है, अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो भी उसका एक एसेट ही है। लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ गई कि उसको वो इन्वेंट्री अगर बेचनी पड़ गई, तो इन्वेंट्री की कीमत उतनी नहीं मिलती है जितने में वो ख़रीदी जाती है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आते हैं कि वो सारी चीज़ें जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जैसे किसी कंपनी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ किया है तो उनको बहुत जल्दी ही लिक्विडेट नहीं किया जा सकता है या लिक्विडेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो उसके बाद आते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो ऐसे एसेट्स में इंक्लूड होता है कोई भी ज़मीन जहाँ पे कंपनी है या कंपनी ने जो ज़मीन खरीदी है वो। तो इसमें आता है लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स, ड्यूरेबल्स। तो लैंड मतलब ज़मीन हो गई, कंपनी के पास जो मशीनरीज हैं वो भी उसके एसेट्स हैं, कंपनी के पास जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी उसके एसेट्स हो गए, उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी उसके एसेट्स हो गए, कंपनी के पास जो बिल्डिंग है वो भी उसके एसेट्स होते हैं। तो ये सब उसके एसेट्स हैं जैसे कि वो अपना बिजनेस करती है। और ये फिक्स्ड एसेट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनको बहुत जल्दी बेच आप पैसा नहीं ले सकते हो, जैसा कि लिक्विड एसेट्स के केसेस में हमने किया था, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के केसेस में किया था। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स लिक्विड एसेट्स हैं और ये फिक्स्ड एसेट्स हैं लैंड, मशीनरी, बिजनेस, क्योंकि इनको बेचने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है और उनको वो रेट नहीं मिलेगा जिस रेट पे आपने ख़रीदा है, या फिर मिल भी गया तो पर प्रॉब्लम आती है, इतने जल्दी ये बिकते नहीं हैं।
इसके बाद है इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स में वो एसेट्स होते हैं जो कि फिजिकल नहीं है, जिनको कि आप छू नहीं सकते हो। तो इसमें कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है, गुडविल आती है, उनके ब्रांड्स आते हैं। तो ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हैं कंपनी के। तो जैसे अगर कोई फार्मा कंपनी है तो उसने किसी प्रोडक्ट का जो पेटेंट फाइल किया है, तो उस पेटेंट की दम पर वो अपना प्रोडक्ट सेल करती है और उस मार्केट में और कोई वो प्रोडक्ट बना के बेच नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास उसका पेटेंट है। तो ये पेटेंट उसका इंटेंजिबल एसेट्स है। ऐसे ही किसी कंपनी का कोई ब्रांड नेम है जिसके की दम पे वो प्रोडक्ट बेचती है, तो वो ब्रांड नेम जो उसके लिए काम करता है और उसके प्रोडक्ट बेचने में उसको मदद करता है, तो वो ब्रांड नेम उसका इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों लायबिलिटीज़ के बारे में। तो लायबिलिटीज़ दरअसल वो पैसा है जो कंपनी को आज नहीं तो कल देना ही है। अब और इसको देने के लिए कंपनी इस पे थोड़ी अंतराल में ये पैसा कंपनी चुकाती रहती है। जैसे अगर उसने बैंकों से लोन लिया है तो वो बैंकों को चुकाती रहेगी। अगर उसने किसी चीज़ का बिल्डिंग ली है रेंट पे तो उसको रेंटल इनकम देना पड़ेगा, है ना। अगर उसमें कुछ उस प्रोडक्ट को अगर बनाने के लिए किसी प्रकार की यूटिलिटी का यूज़ होता है, लाइट का, पानी का, तो ये लाइट और पानी का बिल उसको देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर वहाँ पे लोग काम करते हैं तो उनकी सैलरी देनी पड़ती है कंपनी को। तो ये सब चीज़ें कंपनी की लायबिलिटीज़ सेक्शंस में आते हैं। अभी लायबिलिटीज़ को भी 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। तो पहला पोर्शन है करंट लायबिलिटीज़, दूसरा आता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जिनके की बिल या फिर जिनका की पैसा कंपनी को बहुत जल्दी देना है या आने वाले 1 साल के अंदर ही देना है। तो इस प्रकार की लायबिलिटीज़ को करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी ने 5 साल के लिए कोई लोन लिया है, कोई बिजनेस लोन लिया है 5 साल के लिए, तो उस लोन का जो पोर्शन उसको अगले 1 साल के अंदर ही देना है, वो पोर्शन उसका करंट लायबिलिटीज़ में आएगा। और कंपनी को जो उस इंटरेस्ट पे करना है, जो ब्याज देना है, वो भी उसकी करंट लायबिलिटीज सेक्शंस में ही आता है। ऐसी प्रकार से अगर उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी देना, उनकी तनख्वाह देना भी करंट लायबिलिटीज़ में आएगा, क्योंकि सैलरी आपको हर महीने देना ही पड़ेगी। उसके लिए आप बहुत लॉन्ग टर्म तक सैलरी होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो सैलरी एक करंट लायबिलिटीज सेक्शंस में आते हैं लोगों की। इसके प्रकार से अगर कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ है और उस प्रॉफिट को कंपनी को अभी लोगों में बांटना है, तो उसको डिविडेंड पे करना रहता है। तो ये डिविडेंड भी उसकी करंट लायबिलिटी से है, क्योंकि अभी उसने डिक्लेयर कर दिया है कि उसको डिविडेंड देना है, पर अब उसने अभी तक दिया नहीं है। तो ये लेकिन उसको ये पैसा देना ही है, तो ये उसकी करंट लायबिलिटी सेक्शंस में आएगा। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो दरअसल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म डेप्ट आता है, जो उसको अभी तो नहीं देना है, लेकिन हाँ आगे आने वाले समय में उसको ज़रूर देना है। और ऐसे लॉन्ग टर्म डेप्ट पे उसको ब्याज भी देना है आने वाले समय में। तो ये सब, और प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है। तो ये दोनों उसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हो गई है, उसका जो उसको कि लॉन्ग टर्म में देना ही है। और उसके बाद हो सकता है कि उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हों उनको उनके रिटायरमेंट पे कंपनी को पेंशन भी देनी है। तो जो कंपनी के पेंशन फंड्स की जो उसको फ्यूचर में देने हैं, तो वो भी उसकी लायबिलिटीज़ आ गई, लायबिलिटीज़ हो गई हैं, उसकी देनदारी हो गई है। तो उसको हम बोल सकते हैं पेंशन फंड लायबिलिटीज़। तो दोस्तों अब बात करते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी की। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी दरअसल शेयर होल्डर्स का या बिजनेस के ओनर्स का पैसा होता है कंपनी में, और ये उस कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं और जो एसेट्स कंपनी के जो टोटल पूरा एसेट्स हैं उसमें से अगर लायबिलिटीज़ को घटा दिया जाए तो उसके पास जो भी पैसा बचता है वो शेयर होल्डर्स का होता है, और उसे शेयर होल्डर्स इक्विटी के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि किसी कंपनी के पास टोटल एसेट्स, अगर उसके लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, उसकी इन्वेंट्री, उसके कैश और कैश इक्विवेलेंट सब चीज़ों को मिला दिया जाए, और इस प्रकार से अगर वो कंपनी, उदाहरण के लिए अगर वो कंपनी
1000 रुपये की है, तो दरअसल कोई कंपनी 1000 रुपये की नहीं होती, बहुत करोड़ों में होती है। बट ईजी समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर वो कोई कंपनी 1000 रुपये की है, अगर उसके पूरे एसेट्स को दिया जाए और उस कंपनी पे देनदारी है कि उसको बैंक का लोन देना है 100 रुपये का, और लोगों की सैलरी देनी है 100 रुपये की, है ना, तो ये सब उसमें से अगर माइनस कर दिया जाए 200 रुपये, तो जो 800 रुपये बचेंगे वो शेयर होल्डर सिक्योरिटी बचेगी। तो ऐसा होता नहीं है कि इतना कम हर लोन या लाइबिलिटीज़ होते हैं या इतना कम एसेट्स होते हैं, बट मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो शेयर होल्डर से इक्विटी में हम कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स भी काउंट करते हैं। तो ये कंपनी का वो पोर्शन होता है जो कि कंपनी अपना प्रॉफिट्स अर्न करती है, और उसके बाद उसके पास जो अर्निंग्स बच जाती हैं, या उसके पास जो अर्निंग्स बचती हैं या जो प्रॉफिट होता है, तो उसको वो क्या कर सकती है कि या तो अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकती है डिविडेंड के रूप में, या फिर अपने पास रख सकती है ताकि फ्यूचर में उसको बिजनेस की ग्रोथ के लिए री इन्वेस्ट किया जा सके। तो इस प्रकार की जो अर्निंग्स रहती हैं उनको रिटर्न अर्निंग्स कहते हैं, और इनका यूज कंपनी अपने ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, या अपने जो लॉन्ग टर्म का उसने ब्याज लिया है उसको भरने के लिए भी यूज कर सकती है। और अगर उसके बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है तो उसको शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिविडेंड के रूप में। तो डिविडेंड दरअसल, इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड दरअसल वो पैसा होता है जो कि कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है उससे उसकी जो देनदारी उसको देनी है, सब देने के बाद उसको अगर कोई अपना बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसा खर्च करना है, वो सब खर्च करने के बाद उसको अगर कोई लॉन्ग टर्म का डेप्ट है उसको भरना है, वो भरने के बाद उसके पास जो भी पैसा बचता है वो पैसा वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर भी बिजनेस ओनर्स ही होते हैं, उनका उस बिज़नेस में कुछ ना कुछ % हिस्सेदारी होती है। तो उनमें वो पैसा बांट दिया जाता है और वो डिविडेंड कहलाता है। तो दोस्तों, मेरे को लगता है कि अभी आपको समझ में आया होगा कि बैलेंस शीट क्या होती है और इसका कितना इम्पोर्टेंस है। तो बट फिर भी बैलेंस शीट में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। बैलेंस शीट हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट इससे हम किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट से हम 100% ये जानकारी नहीं निकाल सकते कि वो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है जानने की कि कंपनी का इनकम स्टेटमेंट क्या है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कंपनी कितना कैश जनरेट कर पा रही है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो ये सब हमको जानकारी मिलती है कैश फ्लो स्टेटमेंट से और इनकम स्टेटमेंट से या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो अभी हम बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे इनकम स्टेटमेंट को। इनकम स्टेटमेंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो इन दोनों टर्म में आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, इनका दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इनकम स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता करने के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि कंपनी के लिए बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। और इनकम स्टेटमेंट को, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो हालांकि हम इंडिया में तो अधिकतर इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, और यूएस जैसी कंपनी में अधिकतर इसको इनकम स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। और तो इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो होती है कंपनी के पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो जो कंपनी के पास पैसा आया तो वो पैसा कंपनी के पास रेवेन्यू के फॉर्म में आता है, और जो पैसा कंपनी से जाता है वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो उसके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और अगर रेवेन्यू से एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाए तो कंपनी का गेन होता है या लॉस होता है। तो अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे पास एक कंपनी है, तो ऐसे ही अगर आप कंसिडर कीजिए कि अगर हमारे पास कोई एक कंपनी है और वो बहुत अच्छी कंपनी है, तो हमने उस कंपनी में मान लो कि कोई XYZ नाम का प्रोडक्ट है। तो वो प्रोडक्ट हमारा अगर ₹1 का प्रोडक्ट है, और ऐसे अगर हम 100 प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं
तो हमारा जो रेवेन्यू होगा तो वो उस पर्टिकुलर क्वार्टर का, जिसका कि हम इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं या इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो उस क्वार्टर का टोटल रेवेन्यू 100 हो गया, क्योंकि हमारे पास 1 रुपये का एक प्रोडक्ट था और ऐसे हमने 100 प्रोडक्ट बेच दिए बाज़ार में। तो ये 100 प्रोडक्ट बेचने के बाद जो हमारे पास रेवेन्यू आया वो आया 100 रुपये। अब उस 100 प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बेचने के लिए कुछ खर्चा भी हुआ होगा। तो मानते हैं कि हमारा पर प्रोडक्ट 50 पैसे का खर्चा हुआ। तो हमने प्रोडक्ट कितने बेचे? 100। खर्चा कितना हुआ? 50 पैसे का। तो 50 पैसे का जो खर्चा हुआ तो ये उसका एक्सपेंस हो गया। अब एक्सपेंस उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हो सकती है, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो अभी हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, बस हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बेचने के लिए टोटल मिला के अगर उसका खर्चा 50 पैसे आया तो हमने 100 प्रोडक्ट बेचे थे और 100 रुपये रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन अभी पर प्रोडक्ट हमको 50 पैसे का खर्चा आया तो टोटल खर्चा हो गया 50 रुपये। तो अगर हम 100 रुपये में से 100 रुपये का जो रेवेन्यू है उसमें से 50 रुपये का जो खर्चा है, एक्सपेंस है, उसको अगर घटाते हैं तो हमारे पास बचते हैं 50 रुपये। और अब इस 50 रुपये पे कंपनी को मान लो कि और कुछ नहीं देना है, उसका कोई टैक्स नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, जैसा कि हमने बोला है कि उसको सब हमने उस एक्सपेंस में कंसिडर कर लिया है, तो अभी कंपनी को कुछ नहीं करना है। तो टोटली ये जो 50 रुपये बढ़ गए ये बचेगा कंपनी का प्रॉफिट। ऐसे ही अगर उल्टा एग्जांपल लेते हैं कि किसी कंपनी के अगर प्रोडक्ट बनाने में उस 1 रुपये का एक प्रोडक्ट है और उसको 100 प्रोडक्ट उसने मार्केट में बेच दिए तो उसका हो गया 100 रुपये का रेवेन्यू। लेकिन उस समय महंगाई बहुत ज़्यादा थी और उसको प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो ऐसा अगर उस प्रोडक्ट पे खर्चा आ रहा था 1 रुपये 20 पैसे, तो फिर कंपनी को नुकसान हो गया, क्योंकि कंपनी का जो टोटल खर्चा आ गया वो आ गया 120 रुपये और कंपनी का रेवेन्यू ही हुआ 100 रुपये। तो ये जो 20 रुपये है ये कंपनी का घाटा कहलाएगा, ये उसका लॉस कहलाएगा। तो इसी प्रकार हम बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट को गेंस भी बोलते हैं। और जो कंपनी टोटल अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को सेल करके जितना भी पैसा कमाती है वो उसको रेवेन्यू कहलाता है। और वो प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, उसके बनाने से लेके मार्केटिंग से लेके हर चीज़ तक जितना खर्चा आता है वो उसका एक्सपेंसेस कहलाता है। और रेवेन्यू से जब हम एक्सपेंस माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आता है। ये बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है और शायद मेरे को ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इनकम स्टेटमेंट कैसे होता है और कैसे रीड किया जाता है। तो इनकम स्टेटमेंट से हमें बहुत सारे जानकारी मिलती है, जैसे कंपनी के पास नेट टोटल सेल्स कितनी की है, कंपनी की नेट इनकम क्या है ना, और ये एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बना है, तो उससे अर्निंग्स कितनी हुई कंपनी को, तो उससे हम अर्निंग पर शेयर भी निकाल सकते हैं। तो ये सारा अपने को जो नेट अर्निंग मिली है इससे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। तो इससे हम ये कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्या वो कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकता है या नहीं। क्योंकि अल्टीमेट एम हमारा इन्वेस्टमेंट का ये होता है कि हम जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी ग्रो करे, वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करे और एक्सपेंड हो और अपनी रीच को और ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँचाए, ज़्यादा सेल्स हों, ज़्यादा प्रोडक्ट्स की बिक्री हो और उससे और ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर सके और ज़्यादा प्रॉफिट कर सके। अगर जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी वैसे वैसे उसका शेयर जो मार्केट में लिस्टेड है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो भी परफॉर्म करता है और वो भी उस प्रकार से ग्रो करता है। अभी उसकी जो रेवेन्यू है वो भी कंपनी का, अगर हम इनकम स्टेटमेंट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, तो वो रेवेन्यू भी काफ़ी पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है, जिसको कि हम ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ वो रेवेन्यूज़ होते हैं जो कि कंपनी का कोर बिजनेस है या प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जिनको कि कंपनी करती है, और उससे जो पैसा जनरेट होता है वो पैसा उस कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाता है। अगर मान लो कि कोई कंपनी है और वो कंपनी बिस्किट्स बनाने का धंधा करती है, तो कंपनी को बिस्किट्स बेच के जो पैसा आएगा या बिस्किट्स बेच के जो मुनाफा कंपनी ने पैसा कमाया है
बाज़ार से, तो वो उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाता है। अभी बात करते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है। तो जिस प्रकार से कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू उसकी कंपनी का जो कोर बिजनेस है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, उससे जो पैसा आता है वो उसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है। इसी प्रकार अगर कंपनी कुछ पैसा अर्न करती है जो कि उसका कोर बिजनेस से नहीं आया है, जबकि किसी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के कारण आया है, तो उस प्रकार के रेवेन्यू को हम नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें यह हो सकता है कि अगर मान लो किसी कंपनी का प्योर बिजनेस है बिस्किट बनाने का, लेकिन उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और उस इन्वेस्टमेंट से उसको कुछ पैसे आ गए हैं, या उसने अपने कुछ एसेट्स बेच दिए हैं, उसके पास कुछ मशीनरी थी जो उसको लगता था कि भाई मेरे काम की नहीं है, उसने जो उसको बेच के जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो उसका नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाएगा। तो इस प्रकार का जो रेवेन्यू है, जो कि प्रॉपर्टी को बेच के या किसी मशीनरी को बेच के या अपने जो पार्टनरशिप है किसी के साथ और वहाँ से जो रेवेन्यू उसको आ रहा है, या एडवर्टाइजमेंट से आ रहा है जो उसको रेवेन्यू, वो सब रेवेन्यू जो कि उसके कोर बिजनेस से हट के है, वो सब नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू उसमें आता है। अब बात करते हैं गेंस की या प्रॉफिट्स की। तो कंपनी को जो गेंस होते हैं वो उसके पास आता है नेट मनी, कंपनी ने कितनी कमाई है या नेट में उसको कितना पैसा बचा है। जैसे कि हमने ईजिली अभी बहुत पहले वाले एग्जांपल से ईजिली समझा था कि अगर कंपनी ने 100 रुपये रेवेन्यू किया है और उसके टोटल एक्सपेंसेस, टोटल खर्चे उसके 50 रुपये हैं, तो 100 माइनस 50, तो जो 50 रुपये बचते हैं उसके गेंस कहलाएंगे, प्रॉफिट्स कहलाएंगे। इसी प्रकार से अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स सेल्स करने के लिए, बनाने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, तो ये खर्चे उसके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो इसमें उसका खर्चा आ सकता है कि उसको प्रोडक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग सकती है प्रोडक्ट्स की, उसके मार्केटिंग कॉस्ट लग सकती है, उसके एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लग सकती है, उस प्रोडक्ट्स से जो प्रॉफिट्स अर्न होंगे उस पर उसको टैक्स देना है। तो ये सब उसके एक्सपेंसेस हैं, लोगों की सैलरीज देनी है, ये सब उसके एक्सपेंसेस हैं, है ना। तो ये सब एक्सपेंसेस उसके एक्सपेंसेस सेक्शंस में काउंट किए जाते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के लॉसेस की। तो अभी प्रॉफिट या लॉस के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी का जो प्रॉफिट्स उसने अगर कंपनी का टोटल रेवेन्यू है उसमें से अगर उसके एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाएं और उसके बाद अगर जो नंबर पॉजिटिव में आता है, मतलब अगर कंपनी के पास पैसा बचता है, तो वो उसके प्रॉफिट्स कहलाएंगे। और अगर कंपनी को नेट में लॉस होता है और वो नंबर नेगेटिव्स में आते हैं, तो वो उसके लॉसेस कहलाएंगे। तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला है, नेट इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू प्लस गेंस माइनस एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस। तो यहाँ पे रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया है प्लस अगर कंपनी ने कुछ एसेट्स वगैरह बेच के भी कुछ कमाया है ना, तो वो सब अगर जोड़ दिया जाए और उसमें से उसके एक्सपेंसेस सारे खर्च माइनस कर दिए जाएँ, उसके लॉसेस कम कर दिए जाएँ। तो यहाँ लॉसेस की बात की है कि अगर उसको मान लो कि उसका किसी का उसने कोई मार्केट में प्रोडक्ट बेचा था और उसमें कुछ खराबी निकली, तो उस कारण उसको प्रोडक्ट रिप्लेस करना पड़ा, या फिर कोर्ट में केस हो गया और उसको उसका पैसा भरना पड़ा, कुछ का उस पर फ़ाइन लग गया, वो फ़ाइन भरना पड़ा, तो ये सब चीज़ें उसके लॉसेस में काउंट हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें रेवेन्यू प्लस गेंस में से अगर माइनस करेंगे एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस, तो उसकी नेट इनकम आएगी। और अगर ये नेट इनकम का नंबर पॉजिटिव में आता है तो वो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट्स हो जाएंगे, और अगर ये नेगेटिव में आता है तो ये कंपनी के लिए लॉसेस हो जाएंगे। ये कंपनी के उस साल का कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है, उल्टा उस कंपनी को उस साल नुकसान हो गया है। ये हम बहुत ईजीली समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक्सपेंसेस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो दोस्तों एक्सपेंसेस भी
फर्दर डिवाइड होते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट में, तो जिसमें कि आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मतलब अगर किसी कंपनी को चलाने के लिए जो उसके प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए जो खर्चा आता है वो उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाता है ना। और इसी प्रकार जो कंपनी की इनकम होती है ऑनगोइंग ऑपरेशंस के इनकम होती है, जो उसके खर्चे होते हैं ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए, तो वो सब उसके इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन सेक्शंस में दिखाए जाते हैं। तो इस सेक्शंस में हम उसके ऑपरेशंस के या फिर इनकम और एक्सपेंसेस ऐसे दिखा सकते हैं कि जो उसको देने हैं, है ना, जो उसके खर्चे होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट का क्या यूज है। तो दरअसल इनकम स्टेटमेंट से जो भी कंपनी के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं तो वो उससे काफ़ी जानकारी निकाल सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, क्या कंपनी के पास जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो वो उसके कोर बिजनेस से आ रहे हैं या अदर एक्टिविटीज़ से आ रहे हैं। तो किसी भी बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमेशा उसकी कोर एक्टिविटीज़ से आए तो ज़्यादा बेटर होता है। अभी मान लो कि एग्जांपल के लिए कोई बिस्किट बनाने की कंपनी है, तो हमें उसके प्रॉफिट्स बिस्किट के धंधे से आने चाहिए, ना कि उसके इन्वेस्टमेंट के धंधे से आने से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना उसका बिजनेस नहीं है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं। उसका मेन धंधा है बिस्किट बनाने का, तो उसके पास प्रॉफिट्स बिस्किट से आने चाहिए। ये इसलिए हमें देखना चाहिए किसी भी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को रीड करते समय। और इनकम स्टेटमेंट से भी काफ़ी रेशियोस ड्राइव्ड होते हैं जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में काम आते हैं। तो इस प्रकार इनकम स्टेटमेंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कंपनी के लिए। अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का बहुत ही शानदार हिस्सा होता है, जो आपको कंपनी के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देता है। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं जो कि आपको उसकी करंट सिचुएशन के बारे में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे उसके कुछ एसेट्स का डेप्रिसिएशन किया जा रहा है, तो अमोर्टाइजेशंस हो रहे हैं, वो सब उसमें नहीं दिखाए जाते हैं। उसमें सिर्फ कैश का मूवमेंट दिखाया जाता है कि कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है और कंपनी के पास से कितना कैश जा रहा है। तो अगर ये सिंपल इक्वेशंस को अगर आप समझोगे कि कोई भी कंपनी है और उसके पास कितना पैसा आ रहा है तो उसको बोलते हैं कैश इन, और अगर कितना पैसा उससे जा रहा है उसको बोलेंगे कैश आउट। तो इस सिंपली इससे हम कंपनी के बारे में समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस में अगर पैसा आ ज़्यादा रहा है और जहाँ कम रहा है तो वो बिज़नेस फ्यूचर में ग्रो करेगा, एक्सपेंड करेगा। और अगर वहीं पे कोई ऐसा बिज़नेस है कि जिसमें पैसा आता तो बहुत कम है लेकिन जाता बहुत ज़्यादा है, तो वो आज नहीं तो कल बर्बाद होने वाला ही है। ऐसा काफ़ी हद तक पॉसिबल होता है। 1-2% कोई केस हो तो वो बात अलग है, बट 99% हमेशा कंपनी में कैश इन ज़्यादा होना चाहिए और कैश आउट कम होना चाहिए। हाँ, वो बात अलग हो सकती है कि स्टार्टिंग में अपने डेवलपमेंट फेज़ में कोई कंपनी है तो उसके पास उसके शेयर होल्डर्स ने या उसके ओनर्स ने उस पर बहुत सारा पैसा कंपनी में डाला हुआ है। इसलिए अगर कंपनी शुरू में हो सकता है कि कंपनी के पास कैश कम आता हो और कंपनी के खर्चे ज़्यादा होते हों, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज़्यादा लगती हो, एक्सपेंशन के लिए ज़्यादा खर्चे होते हों और कैश आउट ज़्यादा होता हो, वो स्टार्टिंग फेज़ में अच्छा है। लेकिन अगर कंपनी एक मुकाम तक पहुंच चुकी है और वेल इस्टेब्लिश्ड है तो उसके बाद उसको प्रॉफिट्स तो अर्न करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना प्रॉफिट्स के आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हो, कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही समझ में आती हैं। इसलिए कैश फ्लो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कंपनी के लिए। और इससे हम कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में भी जान सकते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना एक्सपर्ट है कैश को हैंडल करने के लिए या कैश इक्विवेलेंट्स को हैंडल करने के लिए। यहाँ कैश से मतलब नहीं है कि आप कंपनी के पास नकदी कितनी आ रही है, यहाँ कंपनी के पास कैश का मतलब ये है कि कैश या कैश इक्विवेलेंट्स मतलब वो चीज़ें। तो इसमें आप कैश हार्डकोर मनी भी हो सकती है, बैंक्स में डिपॉजिट मनी भी हो सकती है, या
कैश इक्विवेलेंट्स भी हो सकते हैं जो कि बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। और कंपनी के जो फाइनेंशियल्स का जो कंप्लीट पिक्चर्स है वो हमें बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट देखकर ही समझ में आता है। अगर मान लो कि कोई कंपनी बैलेंस शीट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है कि हमारे बैलेंस शीट बहुत अच्छी है और उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पिक्चर कुछ अलग ही समझ में आती है कि मान लो कि कंपनी ने अपना प्रॉफिट्स तो बहुत अच्छा दिखाया इस साल का, लेकिन पूरे साल भर में कंपनी के पास कैश कमाया और कैश गया ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स सेल किए हैं तो जो कि सिर्फ इन्वेंट्री अपने प्रोडक्ट्स होलसेलर के पास जाके रख दिए और उनसे अभी वो पैसा कंपनी को आया नहीं है, तो वो एक रिस्की चीज़ है। हो सकता है कि होलसेलर उसको मार्केट में बेच ही ना पाए और आने वाले टाइम पे कंपनी ग्रो ही ना कर पाए। तो ये सब चीज़ें हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट से समझ में आती हैं। तो इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है और इसे भी हमें समझना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे को लगता है कि ये अपना पॉडकास्ट काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम सिर्फ इतना समझने की कोशिश करते हैं कि कैश फ्लो मतलब कंपनी में पैसा आ रहा है और कैश आउट मतलब कंपनी से पैसा जा रहा है। कैश फ्लो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से भी हो सकता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से भी हो सकता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से भी आ सकता है। तो दरअसल कैश फ्लो में ज़्यादातर ये होना चाहिए कि कैश फ्लो आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा आए केस कंपनी में, तो इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश ज़्यादा आना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से, अगर वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। हाँ, अगर वो कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट फर्म है ना, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा है तो वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई इन्वेस्टमेंट, तो उस केसेस में आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से पैसा आ रहा है तो चलेगा। बट अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं और आपका मेन धंधा है प्रोडक्ट बनाकर बेचना, तो आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश ज़्यादा आना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं किसी भी कंपनी को जानने के लिए। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी के पास क्या हो सकता है कि रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज, मतलब उसके पास उसकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच के जो पैसा आने वाला है उसको रिसिप्ट्स के फॉर्म में, और इंटरेस्ट पेमेंट्स, उसके पास जो पेमेंट्स हैं इंटरेस्ट के वो आने वाले, इनकम टैक्स के पेमेंट्स जो हैं, ये सब चीज़ें उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाई जाती हैं। तो ये मतलब या तो पैसा आने वाला है या जाने वाला है, और लेकिन यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ पैसे की बात की जाती है और किसी चीज़ की बात नहीं की जाती। तो इससे आपको कंपनी की एक अच्छी पिक्चर सामने आती है कि जैसे कि उसको गुड्स एंड सर्विसेज से कितना पैसा आने वाला है ना, इंटरेस्ट के रूप में उस बैंक्स को कितना पैसा देना है, वो कितना पैसा जाने वाला है या चला गया है, और टैक्स के रूप में उसको कितना पैसा देना है, लोगों की तनख्वाह कितनी देनी है, एम्प्लॉयज़ को और कोई अगर बेनिफिट्स देने हैं तो वो कितने देने हैं, रेंट्स कितने भरने हैं, एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, ये सब उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। इसी प्रकार से अगर उस कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आना है ना, तो अगर उसके पास कुछ एसेट्स हैं, लोन्स हैं जो कि और वो बेचता है या लोन्स का पैसा चुकाता है, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है। अगर वो किसी कंपनी के साथ मर्जर करता है, एक्विजिशन करता है, तो वो सब चीज़ें इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखाया जाता है। वहीं पर अगर वो कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि अगर वो इन्वेस्टर्स से फंड रेज़ करते हैं, अपने बैंक्स से फंड रेज़ करते हैं, है ना, स्टॉक्स को रीपरचेज करते हैं या डिविडेंड देते हैं, तो इस प्रकार की जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं उन सब से जो पैसे का मूवमेंट है, आना या जाना, वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के सेक्शंस में दिखाया जाता है। तो दोस्तों, मेरे को लगता है कि आपको अभी काफ़ी हद तक समझ में आया होगा बैलेंस शीट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स क्या होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो ये पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि इन तीनों चीज़ों से, बैलेंस शीट से, इन्वेस्टमेंट इनकम स्टेटमेंट से, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से या अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट से, कैसे फाइनेंशियल रेशियोज ड्राइव्ड किए जाते हैं और उन रेशियोज से यूज़ करके कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है।
और हमें किस प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को या फिर आप इस पॉडकास्ट को जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आपके पास नेक्स्ट पॉडकास्ट की जानकारी बहुत जल्दी आ सके। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ किसी नए पॉडकास्ट में।